हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग सूर्या सूर्यार्जन पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हमने पिछली बार देखा था पार्ट 1 में, जो कि नेशनलिज्म इन इंडिया का जो वीडियो बनाया था मैंने फर्स्ट पार्ट में, उसमें हमने देखा था कि गांधी जी दिसंबर 1931 को शामिल होने के लिए लंदन गए, लेकिन वार्ता सफल नहीं हुई और इधर जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल गफ्फार खान को उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। अब आगे कांग्रेस को गैरकानूनी ठहराया गया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के शुरुआत में तो उत्तर प्रदेश के जाट व गुजरात के पटीदार जैसे धनी किसानों ने भी आर्थिक मंदी के कारण बढ़े हुए टैक्स को घटाने के लिए इसमें शामिल हुए, लेकिन जब वे बिना किसी निष्कर्ष के आंदोलन वापस लिया गया तो दोबारा 1932 में हुए आंदोलन में उन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया। ग्रेट डिप्रेशन से कृषि उत्पादों की कीमतों में कमी आने से छोटे छोटे गरीब किसान भी लगान नहीं दे पाने लगे और विरोध करते हुए भिन्न भिन्न आंदोलनों में शामिल होने लगे, क्योंकि कांग्रेस खुलकर उनका समर्थन इस डर से नहीं कर पा रही थी कि बड़े बड़े उद्योगपति उनसे नाराज हो जाएंगे। अंग्रेजी सरकार ने उद्योग धंधों पर भी कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे और जिसके कारण कोई भी खुलकर व्यापार नहीं कर सकते थे। इसके विरोध में उद्योगपति पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जीडी बिरला आदि के नेतृत्व में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस का गठन 1921 में तथा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल फिक्की की स्थापना 1927 में किया गया। उन्होंने आंदोलन को सफल बनाने के लिए आर्थिक मदद भी की, क्योंकि इन्हें विश्वास था कि आंदोलन के सफल होने से इनके व्यापार पर लगे प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। लेकिन गांधी जी की गोलमेज वार्ता असफल होने के कारण उन्हें सैनिक कार्यवाही, व्यापारिक नुकसान आदि का भय सताने लगा और वे आंदोलन का साथ छोड़ दिए। लेकिन जैसे ही उद्योगपति आंदोलन से दूर हटे, वैसे ही अलग थलग पड़े हुए उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को आंदोलन में शामिल होने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर मिल गया और वे इन आंदोलनों में शामिल होने लगे और 1930 में रेलवे कर्मचारियों व 1932 में जहाज में काम करने वाले मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। छोटा नागपुर के खदानों में काम करने वाले मजदूरों ने गांधी जी की टोपी पहनकर इस आंदोलन में शामिल हुए। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक और गुण है कि इसमें स्वराज मूवमेंट में एक वर्ग तो ऐसा भी था जो कभी इसमें शामिल नहीं हो सकी। जो वर्ग था उसका नाम था अनटचेबल्स। हालांकि इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में महिलाओं ने भी भारी संख्या में शामिल होकर देश की सेवा की इच्छा जताई और उन्होंने अपने देश की सेवा के लिए एक अवसर प्राप्त करने की कोशिश की। कांग्रेस जानबूझकर दलितों को स्वराज मूवमेंट में शामिल इसलिए नहीं होने देना चाहते थे क्योंकि इससे ऊंची जाति व हिंदू कट्टरपंथी का साथ छूटने का भय था। लेकिन गांधी जी ने दलितों की दुर्दशा को खत्म करने के लिए उन्हें हरि का जन्म नाम दे दिया और उन्होंने उनके मंदिर जाने पर लगे प्रतिबंध, सार्वजनिक कुएं, सड़क, स्कूल आदि के प्रयोग पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए स्वयं टॉयलेट तक साफ किया और दलित नेताओं ने अपने समुदाय के हितों की सुरक्षा के लिए अलग निर्वाचन की मांग की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अलग सीटों की मांग की, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने इसके विरोध में आमरण अनशन कर दिया, जिससे 1932 में पूना पैक्ट में आखिरकार अंबेडकर जी भी मान गए, क्योंकि उन्हें भी गांधी जी की यह बात सही लगी कि सामाजिक बुराई को समाज में ही रहकर किया जा सकता है, उससे अलग रहकर नहीं। पूना पैक्ट से दलितों को प्रांतीय चुनाव तथा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में दलितों के लिए सीट आरक्षित कर दिया गया।
हालांकि कांग्रेस ने कभी भी दलितों का खुलकर समर्थन नहीं किया। दलितों की तरह मुस्लिम वर्ग भी असहयोग और खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के बाद दोबारा कभी कांग्रेस आंदोलन में शामिल नहीं हुए। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में प्रतिनिधित्व को लेकर आपसी मतभेद होता रहा, क्योंकि मुस्लिम लीग किसी भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए बिना ही प्रतिनिधित्व चाहते थे और मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के लिए आरक्षित सीटों की मांग की। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 में इसका विरोध किया और मुस्लिमों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में यह सोचकर भी भाग नहीं लिया कि उन लोगों की संस्कृति और सभ्यता कहीं हिंदू समाज में मिलकर नष्ट न हो जाए। ऐसे भय को दूर करने के लिए और स्वतंत्रता आंदोलन में सभी संप्रदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ और इसे प्रोत्साहित भी किया गया। भले ही सभी जाति, धर्म, लिंग और भाषा के लोगों को एकजुट करना आसान काम नहीं था, लेकिन सभी लोगों की अपनी आकांक्षाएं थी और कल्पनाएं थीं, जिसे पूरा करने के लिए वे राष्ट्रवाद की भावना से प्रभावित हुए, जिसमें ऐतिहासिक गीत, लोकगीत व लोकप्रिय चित्र व संकेत के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार काफ़ी तेज हो गया और भारत को राजनीतिक स्वरूप मिला और देश को माता की पहचान मिली और इसे चित्र का स्वरूप मिला, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सन्यासिनी के एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भोजन, तीसरे हाथ में कपड़ा तथा चौथे हाथ में शिक्षा शास्त्र था। इसकी वंदना में बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 में वंदे मातरम गीत लिखा, जिसे बाद में राष्ट्रगीत के रूप में घोषित किया गया। सभी भाषाओं में लोकगीत प्रकाशित कर हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को पुनर्जीवित कर लाल, हरा और पीले रंग से डिजाइन किया गया था, जिसमें 8 कमल व आधा चांद भी दिया गया था, जो 8 ब्रिटिश प्रांत और हिंदू मुस्लिम का संकेत था। 1921 में गांधी जी ने झंडे का रंग लाल, हरा व सफ़ेद बना दिया। बीच में आत्मनिर्भरता का संकेत चक्र भी था और अंग्रेज भारतीयों को पिछड़ा हुआ, आदिम व असभ्य मानते थे। इसके बदले में भारतीयों ने भी अंग्रेजों को भारत के ऐतिहासिक गौरव का आईना दिखाया और भारतीय लेखकों ने भी जब भारतीय इतिहास को कहानियों, कविताओं और लेखों में छापा तो अंग्रेजों को ये बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई कि भारत का भी इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। यहाँ के भी चक्रवर्ती सम्राटों ने दूसरे देशों में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। धन्यवाद। और ये दूसरा पार्ट था नेशनलिज्म इन इंडिया का, क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर का, और हमने दोनों वीडियो के माध्यम से जो है सरल और सहज भाषा में नेशनलिज्म इन इंडिया को पंक्तिबद्ध तरीके से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई त्रुटि हो तो हमें ज़रूर बताइएगा और इस पढ़ाई का आनंद ज़रूर लीजिएगा। धन्यवाद।